हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट हिंदी के लिए जो हिंदी उपन्यास चल रहे हैं उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिंदगी नामा। जिंदगी नामा उपन्यास ये कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखा गया है जो 1979 यानी 1979 में प्रकाशित हुआ था। तो आज हम इसके शॉर्ट नोट यहाँ पर देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, बस वही यहाँ पर लिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें। इसमें सिर्फ आपका 1 सेकंड का टाइम लगता है लाइक और सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ जो भी नए बच्चे जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ से आपको हिंदी और जीके की अच्छी से अच्छी तैयारी कराई जाएगी। और यहाँ पे बहुत अच्छी मैं प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी उपन्यास सारे मैंने यहाँ पर करा दिए हैं, कल लास्ट सारे आ जाएंगे तो उसमें भी आप देख सकते हैं। लास्ट वीडियो उसका आप ज़रूर देख लें, उससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो चले हम बिना देरी के बिल्कुल स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ज़िंदगी नामा उपन्यास में आपको बादशाह और फ़कीर, शहंशाह, दरवेश और किसान एक साथ खेतों की मुंडेरों पर खड़े मिलेंगे। यानी कि ये जो ज़िंदगी नामा उपन्यास है इसमें दिखाया गया है कि ज़िंदगी में क्या किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। यानी कि जो जाट है, इसमें डेरा जट्टा नाम का गांव है पंजाब में, तो उसके बारे में दिखाया गया है। वहाँ पर लोग किस तरह का जीवन जीते हैं, कैसे वो परेशान है, क्या वहाँ पर कुरीतियाँ हैं। तो इन सब चीज़ों को इस उपन्यास में दर्शाया गया है। तो एक साथ खेतों की मुंडेरों पर खड़े मिलेंगे। तत्कालीन समाज की प्रमुख कुरीतियाँ एवं सामाजिक आर्थिक समस्याओं की झलक भी इस उपन्यास में दिखाई पड़ती है। ये ध्यान रखेंगे, इसमें कुरीतियाँ यानी कि बुरी रीतियाँ, जो बुरे रीति रिवाज होते हैं हमारे समाज में चल रहे होते हैं बहुत सारे, तो उनको लेकर के और सामाजिक आर्थिक समस्याएं भी इस उपन्यास में दिखाई गई हैं। जिंदगी नामा उपन्यास 1979 में प्रकाशित हुआ, जिसे कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखा जाता है। ये किसी एक समस्या को लेकर उसके इर्द गिर्द बुना गया उपन्यास नहीं है। ये कोई ऐसा उपन्यास नहीं है जिसमें एक समस्या दिखाई गई हो, बल्कि उपन्यास में एक गांव के समग्र जीवन को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। यानी कि जो गांव है उसमें सारी चीज़ों को दिखाया गया है कि किस तरह से वहाँ के लोग जीवन जी रहे हैं। इस उपन्यास में डेरा जट्टा नाम की इस नाम को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। जो भी हमने पीछे उपन्यास पढ़े हैं उनमें सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव का वर्णन किया गया है। सेपालगंज, मेरीगंज, तो ये सारे जो नाम आते हैं ना, इनको आप बहुत अच्छे से एक जगह पर कहीं पर नोट कर लेंगे, या फिर आप ऐसे ही जैसे भी आप याद कर सकते हैं वैसे आप याद ज़रूर कर लें और रिवीजन करें इनका बार बार, ताकि आपको पेपर में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहे। क्योंकि जब सारे नाम हम एक साथ देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि कौन से उपन्यास में किस गाँव का वर्णन है, और यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, तो इसीलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। इस गांव में डेरा जट्टा नामक गांव है और उसमें 19वीं सदी के आरंभिक 20 वर्षों के घटनाक्रम को व्यक्त किया गया है। 19वीं सदी आप समझते होंगे 19वीं सदी कौन सी है, तो उसमें आरंभिक 20 वर्षों के घटनाक्रम को क्या किया गया है, दिखाया गया है। डेरा जट्टा जो गांव है वहाँ उसमें ये पंजाब का एक गांव है। पंजाब की जिंदा दिली और जुझारू रवैये का चित्रण है। ठीक है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। खेती कर रहे जाटों की इसमें कथा है। जो जट हैं वहाँ पर जो खेती कर रहे होते हैं उनके द्वारा उनकी कथा के माध्यम से दिखाया गया है। इसमें कोई मुख्य पात्र नहीं है बल्कि पूरे जनजीवन का चित्रण है। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसमें पूरे जनजीवन का चित्रण है या पूरे गांव का समग्र चित्रण किया गया है, तो ये जिंदगी नामा उपन्यास है। 1980 में 1979 में प्रकाशित होता है और एक साल बाद, इसका भी आप ध्यान रखेंगे, एक साल बाद इसकी जो लेखिका हैं उनको क्या मिलता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। इस उपन्यास में अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी का भी जिक्र किया गया है। उपन्यास में प्रथम विश्व युद्ध और बंगाल विभाजन के बाद हुए हिंदू मुसलमान दंगों का भी जिक्र किया गया है। यानी कि जो ये उपन्यास है इसमें प्रथम विश्व युद्ध, आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध और बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा।
ठीक है, ये इतिहास के कुछ क्वेश्चन हैं, इनको भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यूनिट जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें इनका पूछे जाने की संभावना रहती है। तो बंगाल विभाजन होता है 1905 में, और उस टाइम पर जो भी हिंदू मुस्लिम दंगे वगैरह हुए थे उनका भी जिक्र इसमें दिखाया गया है, किया गया है। ज़मीन को लेकर जाटों के आक्रोश के संकेत भी इसमें मिलते हैं। ज़मीन को, क्योंकि जो जाट हैं बड़े बड़े जो ज़मीन होती है ना, वो उस टाइम पे क्या होता था, बड़े बड़े साहूकारों की या बड़े बड़े जो लोग होते थे ज़मींदार, उनके पास रहती थी। बाकी के लोग खेती तो करते थे लेकिन उन्हें उनका बहुत सारा जो हिस्सा था वो उन लोगों को देना पड़ता था, साहूकारों को, ज़मींदारों को देना पड़ता था। तो इससे वो क्या होते थे, आक्रोश, मतलब वो क्या, क्रोधित थे कहीं ना कहीं। गरीबों को मानसिक रूप से नियंत्रण में रखने के लिए सूदखोरी साहूकारों का हथियार नजर आता है। मतलब ये इस उपन्यास में बताया गया है कि जो साहूकार है ना वो अपना हथियार बना के रखते हैं, किसको, सूदखोरी। सूदखोरी का यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज लेना, लोगों को जब उनको ज़रूरत होती है तो कुछ थोड़े बहुत जो पैसे होते हैं वो दे देते हैं, और फिर क्या करते हैं, बाद में उनसे बहुत सारा ब्याज वसूलते हैं। ठीक है, तो ब्याज वसूली जो उस टाइम पे चल रही थी, ये सबसे बड़ा उनका हथियार था। और इससे जो गरीब लोग हैं ना वो उनके एक तो हमेशा नीचे दबे रहते हैं, उनके हर बात को मानते हैं, उनको आते जाते सलाम करते थे, है ना। तो ऐसा उन गरीबों को मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जाती थी इस तरीके से। अब पढ़ते हैं हम इसके जो भी इसमें पात्र आए हैं उनको हम देखेंगे। यहाँ पर शाहजी और सहानी, ये पति और पत्नी हैं, ये साहूकार हैं। ठीक है, शाहजी और सहानी कौन है, ये जिंदगी नामा में साहूकार का रोल निभाते हैं। लाली शाह शाहजी का पुत्र है, और काशी शाह ये शाहजी का छोटा भाई है। लाली कौन है, लाली बेटा है किसका, शाहजी का, और काशी कौन है, उसका भाई है, यानी कि लाली का चाचा। मतलब ऐसे करके आप याद रखेंगे। जो काशी शाह है वो संत स्वभाव का व्यक्ति है, आयुर्वेद का जानकार है। पंचायत में उनकी बात सर्व स्वीकृत की जाती है, यानी कि पंचायत में उनकी काफ़ी धाक है, काफ़ी चलती है काशी शाह की, लोग उनकी बातें सुनते हैं, मानते हैं, है ना। काशी आप याद रख लेना। और काशी क्या है, एक हमारा धार्मिक प्लेस है। तो ऐसे करके वो संत स्वभाव के व्यक्ति हैं काशी शाह। बिंद्रा देवी कौन है, काशी की पत्नी है, ठीक है इनकी। और गुरुदास व केशोलाल कौन है, काशी के पुत्र हैं। निक्की बेबे और लाला ये इनके अन्य पात्र हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनका मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। चाची मेहरी कौन है, हवेली की बुजुर्ग महिला हैं। राबिया फतेह और शेरे ये अन्य पात्र हैं। सलामत अली ये थानेदार है, यहाँ का कौन है, थानेदार। मेहर अली ये ज़मीन के अधिकारों को लेकर आक्रोशित है, यानी कि ये ज़मीन के अधिकारों को गरीबों को दिलवाना चाहता है, कौन, मेहर अली, है ना। करम बीवी और बरखुरदार ये कौन है, दादी पोता हैं दोनों। करम बीवी और बरखुरदार दादी पोता हैं। शीरी कौन है, बरखुरदार की पत्नी है। हवेली के सहायक और कौन कौन है, तो दिलबाग, हुसैना नाइन, चन्ना और माँ बीवी। ये पात्रों के नाम आप अच्छे से याद रख लेना। इसमें से ज़्यादातर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर भी कई बार आ जाता है कि जिंदगी नामा में ज़मीन के अधिकारों को लेकर आक्रोशित कौन सा पात्र है, ऐसे करके उसमें पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं इनके जो इनसे रिलेटेड जो भी मुख्य तथ्य है उसको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। तो बरखुरदार की पत्नी है कौन, शीरी, और दिलबाग, हुसैना नाइन, चन्ना, माँ बीवी ये अन्य पात्र हैं। हवेली के सहायक है, यानी कि जो हवेली में काम करते हैं। और इसकी जो शुरुआत है वो कविताओं से होती है, और इसमें कहा गया है कि ये एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है। ये इसी का कथन है। ये कथन देकर के पूछा जा सकता है, ये नहीं पूछा जाएगा किसने कहा, बल्कि ये पूछा जाएगा कि ये किस उपन्यास में का कथन है। तो ये एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है। कृष्णा सोबती के बारे में जो अन्य उपन्यास और इनका जन्म मृत्यु हम देख लेते हैं। ये सारे जो उपन्यासकार, कहानीकार, गद्यकार हैं उनका आप याद रखेंगे, मैं बार बार बोलती हूँ, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो कृष्णा सोबती का जन्म 1925 में होता है और मृत्यु 2019 में होती है। ये अभी 3-4 साल पहले तक थी कृष्णा सोबती जी, तो इनका आप याद रखेंगे। इनके अन्य उपन्यास है मित्रों मरजानी 1967 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। मित्रों मरजानी 1967। सूरजमुखी अंधेरे में 1972। एक अंधेरे में एक कविता भी है जो कि मुक्तिबोध की है, लेकिन सूरजमुखी अंधेरे में
अंधेरे में कहीं आपको वही मतलब कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसका याद रखेंगे। सूरजमुखी अंधेरे में कृष्णा सोबती ने लिखा है, 1972 में लिखा गया। जिंदगी नामा 1979 में, दिलो दानिश 1993, समय सरगम 2000 ईस्वी, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017 में लिखा गया, और चन्ना 2019 में लिखा गया उपन्यास है। 2019 में ही इनका जो जीवन है, जीवन लीला समाप्त होती है, और इन्होंने जाते जाते इनका एक जो उपन्यास है वो प्रकाशित हुआ था चन्ना के नाम से। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब इसमें नहीं था, जितना था मैंने ले लिया। बाकी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इनको आप अच्छे से देख लेंगे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक करना, 1 सेकंड का समय लगेगा, बिल्कुल भूल ना जाना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जुड़े रहना, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी।